Hello, ma'am. Am I audible? Yes, good evening. Yeah. One sec. Good evening, ma'am, and good evening, everyone. So, welcome to today's interactive session. We have Dr. Swapnil Shrestha Rai with us today. She is consultant and fertility specialist at Oasis Fertility. She is a very highly skilled fertility specialist, 7 years of experience in reproductive medicine and advanced laparoscopic procedures. She has wide expertise in infertility diagnostics, follicular monitoring, ovum pickup, and embryo transfer. She has also managed obstetric emergencies under National Health Mission. With her evidence-based and compassionate approach, she has helped a lot of couples successfully overcome their fertility challenges. So we're honored to have her with us today. And thank you, ma'am, for joining us. Over to you. Thank you. Good evening, everybody. So today I would be talking about IVF वर्सेस IUI. मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि IVF हमें कब करना है और IUI कब करना है। तो इन सब चीजों से पहले हम ये बात करेंगे कि IVF के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं लोगों को, जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी उन चीजों से। पहली चीज कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम आईवीएफ हमेशा एक लास्ट ट्रीटमेंट है जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आईवीएफ हो। और आईवीएफ हमेशा एक बार करने से हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आईवीएफ हमेशा ही जुड़वा बच्चे देता है, या आईवीएफ हमेशा एक बैकअप प्लान है। मतलब अगर हम अपना आराम से टाइम निकाल लें, 8 साल 10 साल, अगर हम नॉर्मली ट्राई करें तो 10 साल बाद आईवीएफ तो है ही। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। आईवीएफ के लिए भी हमें सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है, वो होने पे ही हम कर पाते हैं। और दूसरी चीज ये कि जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हों। आईवीएफ जो होता है वो कितना सस्ता है या कितना महंगा है, वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। सो एम आई अंडरस्टूड टू एवरीबडी? Yes, ma'am. ओके। तो आईवीएफ हम लोग कब करते हैं? आईवीएफ करने के लिए आ, मैं आपको एक बेसिक चीजें सब पहले समझाऊंगी कि एक बच्चेदानी होती है और एक अंडेदानी होती है। बच्चेदानी के दोनों साइड ट्यूब्स होते हैं और दोनों साइड अंडेदानी होती है और एक नीचे का रास्ता होता है। तो अगर हमें आईवीएफ करना है तो पहला रीजन, अगर ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो, ट्यूब बंद हो जिसकी वजह से अंडा बच्चेदानी के अंदर नहीं जा पा रहा, या अंडेदानी में कुछ दिक्कत हो जिसके वजह से अंडे बन नहीं पा रहे, या बन रहे हैं तो फूट के ट्यूब के अंदर नहीं जा पा रहे, या अंडेदानी में किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो। इन सब चीजों के अलावा अगर मेल में, मेल फैक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, या स्पर्म काउंट में इश्यू हो, या उनके चलने की शक्ति या फोर्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी चीजों की वजह से, इन रीजनों से हम आईवीएफ करते हैं। सबसे कॉमन रीजन है करने का, अगर हमारा एज, जो फीमेल का एज है वो अगर काफी ज्यादा होता है तो रिजर्व अंडेदानी में काफी कम बचती है, तो ऐसे केसेस में भी हम आईवीएफ करते हैं। अब आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ में हम पीरियड्स के सेकेंड डे पेशेंट को बुलाते हैं, 10 से 12 दिन तक उनके इंजेक्शन देते हैं। नॉर्मली जो हमारी बॉडी होती है वो एक बार में एक एग को ही बड़ा करता है, लेकिन जब हम आईवीएफ करते हैं तो हमारे ओवरीज में उस महीने जितने एग्स हैं वो सारे एग्स को हम बड़ा करते हैं, और उसको बड़ा करने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद हम उस एग को निकालते हैं, और वो एक बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है। वो 10, मतलब हार्डली उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं हमें करने के लिए, और पेशेंट 2 घंटे बाद आराम से घर जा सकता है। इट इज अ डे केयर प्रोसीजर। आफ्टर दैट हम हस्बैंड का स्पर्म का सिलेक्शन, मतलब स्पर्म लेते हैं, स्पर्म का सैंपल लेकर हम उसको हमारे आईवीएफ लैब में फर्टिलाइज करते हैं। अब आईवीएफ करने के 2-3 तरीके होते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमनली किया जाता है वो है कि हम स्पर्म को अंडे के अंदर इंजेक्शन के द्वारा अंदर डालते हैं। इससे हमारा सक्सेस ज्यादा होता है। इससे अगर कोई मेल फैक्टर में प्रॉब्लम है
तो इस चीज से वो ओवरकम हो जाता है। उसके बाद हम उसे 3 से 5 दिन तक अपने लैब में रखते हैं, उसे कल्चर करते हैं, और फिर अगले महीने या सेम महीने डिपेंडिंग ऑन पेशेंट हम उसे ट्रांसफर करते हैं। उसके 14 दिन बाद हमारा अप्रोक्सीमेटली 14 दिन बाद रिपोर्ट आ जाता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं। नॉर्मली आईवीएफ का सक्सेस रेट 65 to 70% होता है। और आईवीएफ करने के और भी 2-3 रीजन होते हैं, जैसे अगर कोई वर्किंग पेरेंट है, वो अभी नहीं बच्चा करवाना चाहता, तो फीमेल अपने एग्स को फ्रीज कर सकती है। या अगर उनका पहला बच्चा जेनेटिकली अबनॉर्मल है, किसी भी तरीके का कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो आप आईवीएफ के द्वारा पहले से जेनेटिक टेस्टिंग करके उसको अंदर बच्चे को डाल सकते हैं अगर सब नॉर्मल है तो। कभी कभी हस्बैंड का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो स्पर्म या तो दे नहीं पाते, या दे रहे हैं तो वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है। उस केस में हम डोनर स्पर्म या डोनर एग्स, ये सेम चीज फीमेल्स में भी होता है, अगर उनमें एग्स नहीं है तो एग या स्पर्म यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस माध्यम से भी हमें आईवीएफ करना होता है। तो मोस्टली इसके साइड इफेक्ट्स कुछ ज्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत आपको ब्लोटिंग, हल्का सा अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा, मूड स्विंग्स होंगे, हेडेक होगा, नोजिया होगा। वो क्योंकि हम आपको कुछ इंजेक्शन देते हैं तो उसकी वजह से ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन ये जो रिस्क फैक्टर्स प्रेगनेंसी के यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है, इसको आप केयरफुली मॉनिटर कर सकते हैं। अगर मैं एक बच्चा डालूंगी तो मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं होता, अगर हम 2 डालते हैं तभी ट्विन प्रेगनेंसी होता है। तो ये 100% पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो एक चाहता है या 2 चाहता है। रही बात दूसरी चीजें जैसे ट्यूब में बच्चा होना या जेस्टेशनल डायबिटीज होना, ये सारी चीजें आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी में भी होती है, इसका आईवीएफ से कोई रिलेशन नहीं। अब हम आते हैं कि हम आईयूआई क्यों करते हैं। आईयूआई करने के मोस्टली 2 ही 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला, अगर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी मतलब थोड़ा बहुत स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी थोड़ी कम है, तो हम इसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में हस्बैंड के स्पर्म सैंपल को लेकर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, और जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम उसको डायरेक्टली बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। इससे हमें 2 बेनिफिट होता है। अगर मेल को फॉर एनी रीजन अगर साथ रहने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या नीचे का बच्चेदानी का मुंह में कोई प्रॉब्लम हो जिसके वजह से स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहा हो, या स्पर्म अंदर जा रहा हो लेकिन उसका काउंट बहुत कम हो, तो यही 3-4 रीजन से ये आईयूआई होता है। आईयूआई कोई बहुत ही बड़ा प्रोसीजर नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि जब हम साथ में रहते हैं तो जो स्पर्म हमारे आते हैं बच्चेदानी के अंदर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम बच्चेदानी में बढ़ा देते हैं। दैट्स इट। तो इसके लिए नॉर्मली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर, सर्वाइकल फैक्टर, इन सब चीजों में हम ये करते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम आईयूआई कब नहीं करते। आईयूआई नहीं करने के 4-5 रीजन हैं। या तो मेल फैक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर थोड़ा बहुत काउंट में प्रॉब्लम है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, तो हम आईयूआई से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर काउंट और मोटिलिटी में बहुत ज्यादा का प्रॉब्लम है तो हम फिर आईयूआई में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, अगर हमारे ट्यूब में ब्लॉकेज है तो हम अगर स्पर्म्स को बच्चेदानी के अंदर डाल भी देते हैं तो जो एग्स हैं वो बच्चेदानी के अंदर नहीं पहुंचता, तो इसलिए आईयूआई करने का कोई सेंस नहीं बनता। तीसरा, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा एज की है और उनके जो एग के रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, जो हम नॉर्मली फॉलिकुलर काउंट या एएमएच देखकर करते हैं, तो उस केस में आईयूआई करने का कोई खास फायदा नहीं होता। या अगर पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस एक तरीके की बीमारी होती है जो हमारे क्वालिटी को इफेक्ट करता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो हम ऐसे केसेस में आईवीएफ ही करते हैं, आईयूआई नहीं करते। अब आईयूआई क्या होता है? आईयूआई एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। हम पेशेंट को अपने पीरियड्स के सेकेंड डे बुलाते हैं, उसे हम कुछ मेडिसिन देते हैं एग के साइज को बड़ा करने के लिए, और हम उसको मॉनिटर करते हैं। जब एग एक नॉर्मल साइज पे पहुंच जाता है, जो साइज अप्रोप्रिएट होता है प्रेगनेंसी के लिए, ओव्यूलेशन के लिए, तो उस टाइम हम एक ट्रिगर देते हैं सिर्फ उसको टाइम करने के लिए, सो दैट हमें पता हो कि एग्जैक्टली किस टाइम पे अंडा ट्यूब के अंदर जा रहा है,
जिस टाइम स्पर्म अंदर जाने से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है प्रेगनेंसी की। तो बस यही है, एक बार जो हमने ट्रिगर दिया, ट्रिगर देने के बाद जब अंडा ट्यूब के अंदर चला गया तो हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद हम उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है अच्छे मोटाइल स्पर्म्स की, उसको हम बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद हम उसको उसके अंदर डाल देते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है कि मैडम अब हमने अंदर डाल दिया, अब हमको कुछ काम नहीं करना, हम हिल नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस थोड़े मिनटों के लिए बस उसको वेट करते हैं और आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू कैन इजिली वॉक एंड डू वॉट एवर यू वांट। तो इसके लिए कोई आपको टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी रिकवरी टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता इस प्रोसेस के लिए। आप आराम से आधे घंटे बाद वापस घर जा सकते हैं और आपको जैसे आपका जो नॉर्मल रूटीन है वो आप कर सकते हैं। और इसमें भी प्रोसीजर प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सेम होता है। जैसे हमने वहां पे जब बच्चा अंदर डाला था उसके 2 हफ्ते बाद हमने टेस्ट करवाया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जब हम बच्चेदानी में स्पर्म्स डालते हैं उसके 2 हफ्ते बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। वो प्रेगनेंसी टेस्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप घर पे अपना किट मंगवाकर उसे चेक कर लें, या तो आप यहाँ पर आकर ब्लड टेस्ट करवा लें। दोनों तरीके से ये हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा कुछ नहीं होते, बस थोड़ा बहुत आपको में हल्का सा क्रैम्प्स फील हो सकता है, कभी कभी स्पॉटिंग होता है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी तो अभी वाले जो लेटेस्ट हमारे जो फर्टिलिटी ड्रग्स हैं उससे तो नहीं होता। एडवांटेज क्या है आईयूआई का, वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, उसमें कोई प्राइस नहीं होता। लेकिन थोड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आप उसको 4 साइकिल से ज्यादा नॉर्मली एडवाइसेबल नहीं है करना। कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब हमें कब आईयूआई नहीं करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली बस ये एक चार्ट है जो आपको समझने की जरूरत है कि अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो आईवीएफ ही होगा, अगर बहुत ज्यादा मेल फैक्टर में प्रॉब्लम है तो भी आईवीएफ ही होगा और वो इक्सी के माध्यम से होगा। तीसरा, अगर एंडोमेट्रियोसिस है जो मैंने आपको बीमारी एक्सप्लेन की थी तो इसमें भी आईवीएफ ही होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है या एसटीडी है तो उसमें हम आईयूआई कर सकते हैं, लेकिन पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बाद। अगर ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, अंडे नहीं बन रहे या अंडे बहुत कम है, तो इन सब चीजों से हमें आईवीएफ ही करना पड़ता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you, ma'am. We have a few questions in the chat box, and I can see Sheikh Sultanji asking ma'am to speak in Telugu. Sorry, Sheikh Sultanji, this session was in Telugu. This session was in English and Hindi. We have Telugu sessions as well. I would request you to kindly join for the same. Thank you. तो नित्या ने मुझसे पूछा है, विल आईवीएफ हेल्प इफ आई हैव अ जेनेटिक इशू और यूटेराइन अबनॉर्मैलिटी? यस, अगर आप में जेनेटिक इशू है तो आप अपना कैरियोटाइपिंग करवा सकते हैं, अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं। और जब एक बार आईवीएफ के बाद आपके एम्ब्रियोज बन जाते हैं, मतलब आपका जो बच्चा है वो बन जाता है, तो उसका हम पीजीटी करते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हम जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी अगर बच्चे में ट्रांसफर हुआ है या नहीं वो हम पता कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कि अगर आप में कोई यूट्राइन अबनॉर्मैलिटी है तो नित्या जी इसके लिए आपको मुझे अपने रिपोर्ट्स थोड़े फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो यूट्राइन अबनॉर्मैलिटी कितना अबनॉर्मल है ये देखना पड़ेगा। मोस्टली जितने भी यूट्राइन अबनॉर्मैलिटीज होते हैं वो आफ्टर सर्जिकल करेक्शन या बहुत बार सर्जिकल करेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो थोड़ा बहुत है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करके उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। Dilip ji, if my wife have unexplained infertility, what is the percentage of patients in my situation to conceive? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ का अगर आप इक्सी के माध्यम से करते हैं तो 70% सक्सेस रेट होता है। इसका मतलब कि 10 में से 7 लोगों का पॉजिटिव होता है। संध्या, if I have HIV, can my baby be born with IVF safely? Yes, अगर आपको HIV है तो हम एक बार आपका ये चेक कर लेंगे कि आपके जो ब्लड काउंट्स है वो कितना एक्टिव है। अगर आपका एक्टिव नहीं है
तो हम आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर एक्टिव है तो हम आपको ट्रीट करके आपके डीएनए काउंट्स को कम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आपका आराम से आईवीएफ हो सकता है, वो आपके बच्चे पे ट्रांसफर नहीं होगा। बस डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो डिसाइड होगा डिपेंडिंग ऑन आपके डीएनए लेवल्स कितने हैं। तो यस, इन शॉर्ट बात यही है कि अगर आपको एचआईवी है तो आपके बेबी को एचआईवी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आईवीएफ से वो काफी सेफली आगे बढ़ सकता है। Thank you, ma'am, for this informative session. I think it helped us a lot. So we have provided the contact number in the chat box as well. Wants to contact or want to take one appointment, they can contact us directly. We have offers going on as well. So thank you, ma'am, for joining us, and thank you, everyone. Thank you.